हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालुगर और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 12 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 13। हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जिसके 3 स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना स्टेप नंबर 4, सिलेक्टिंग सैंपल्स। स्टार्ट करने से पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 13, स्टेप नंबर 4, सिलेक्टिंग सैंपल्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे सैंपल्स के क्या क्या टाइप हैं और हम कैसे अपने सैंपल डिज़ाइन को डिटरमाइन करते हैं। बढ़ने से पहले सैंपल होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। 2 टर्म्स आती हैं आपकी, एक टर्म होती है आपकी पॉपुलेशन और एक टर्म होती है आपकी सैंपल। अगर जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं, मतलब जिस चीज़ की भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमने कोई भी डेटा को कलेक्ट किया है तो सारे के सारे मेंबर्स को हमने क्या किया है, उसमें इंक्लूड किया है। होल पॉपुलेशन में हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, सभी मेंबर्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे बहुत बड़ा वाइड एरिया होता है और रिसर्च हमें कंप्लीट करनी होती है तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम स्टडी कर पाएँ। इसीलिए हम क्या चूज करते हैं, सैंपल्स को चूज करते हैं। पॉपुलेशन का छोटा पार्ट या ये कहूँ सबसेट होता है, वही क्या होता है, सैंपल होता है। लाइक मैं अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लेके चलूँ, हम जब चावल उबालते हैं तो ये मान लीजिए पूरा कढ़ाइया है, इसके अंदर क्या है, चावल है, तो ये तो क्या होती है, अपनी पॉपुलेशन। जब हम उसके 2 या 3 दाने खाकर देखते हैं कि ये सही से उबले हैं या नहीं है तो वही क्या होता है, सैंपल होता है। अगर वो अच्छे से उबल गए हैं तो हम यही मान के चलेंगे कि सारे चावल क्या हो गए हैं, उबल गए हैं। इसी तरह हमारी रिसर्च की स्टडी होती है। होल पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स की स्टडी हम करते हैं, उन सैंपल्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारी उसी हिसाब से पॉपुलेशन के भी रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है पॉपुलेशन और सैंपल का। पॉपुलेशन तो होल हम मान के चलते हैं और सैंपल क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन एक कलेक्शन और सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स whose properties are to be analyzed. It includes all the members of a defined group that we are studying. पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कोई भी कलेक्शन या फिर इंडिविजुअल्स का ऐसा कोई सेट जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज को हम एनालाइज करेंगे। इसमें सारे के सारे मेंबर्स, जिस भी हम डिफाइंड ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, वो सारे मेंबर्स इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो पॉपुलेशन क्या कहलाता है, हमारा कलेक्शन ऑफ सेट। वहीं हम सैंपल की बात करें, ए सबसेट और प्रपोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन। सैंपल क्या हो जाएगा, हमारा उस होल पॉपुलेशन का सबसेट हो जाएगा जो हमारी एंटायर पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उस सैंपल के बेसिस पे ही हम अपनी रिसर्च को स्टडी करेंगे, रिसर्च को कंडक्ट करेंगे और उसके रिजल्ट्स पे ही हम ये मान के चलेंगे, जनरलाइज करेंगे कि हमारी लार्ज पॉपुलेशन पे भी वो रिजल्ट्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है सैम्पलिंग फ्रेम। The sampling frame is the actual list of individuals that the sample will be drawn from. Sampling frame एक तरह से होती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिस्ट होती है कि जहाँ से हमें सैंपल को ड्रोन करना है। मान लो होल पॉपुलेशन है तो होल पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो उसमें इंक्लूड होंगे और उसी में से हम अपना सैंपल क्या करेंगे, चूज करेंगे। आइडली इट शुड इंक्लूड द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन। इसमें क्या होना चाहिए, जितनी भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिस पे हमें एक्चुअली में रिसर्च करनी है, वो सारी इसमें इस लिस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। एंड नोबडी हु इज नॉट पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, और ऐसा कोई भी नहीं है जो उस पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पॉपुलेशन और सैंपल के मेजरमेंट की। द मेजरेबल क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर एंड द मेजरेबल क्वालिटी ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हम उसको मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर।
और जब भी हम सैंपल की बात करते हैं उसकी मेजरेबल क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। जो भी मेजरेबल क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो हो गई हमारी पैरामीटर, और मेजरेबल क्वालिटी ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। If the population under study is small or manageable, then the data should be collected on each item or entity under study. Sampling is required if the universe of population under study is too large. अगर हम population में study कर रहे हैं, वो क्या है, small है और easily manageable है, इसीलिए हम उसको manage कर सकते हैं, तो हम सभी items को क्या करेंगे, collect करेंगे और उस पर study करेंगे। हमें sample की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Sampling की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जहाँ पे हमारा universe जो भी population है उसकी स्टडी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब हर एलिमेंट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम सैंपल को वहाँ पे चूज करेंगे। Validity of research results much depend upon the quality of the sample drawn. These are scientific, logical और statistical technique for formulating a sample. जो भी हमारे रिसर्च की वैलिडिटी है वो हमारा किस पे डिपेंड करती है कि किस तरह का सैंपल हमने ड्रोन किया है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक, लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के साथ में हमें सैंपल को ड्रोन करना चाहिए। If the sample is biased, then the results cannot be trusted or generalized. अगर हमारा सैंपल बायस होगा, मतलब हमने कोई भी पार्शियलिटी की है हमारे सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, तो रिजल्ट्स कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, ना ही हम उनको जनरलाइज कर पाएंगे। द मेन बेनिफिट्स ऑफ सैम्पलिंग आर एज फॉलोज। अब देखते हैं कि हमारे सैम्पलिंग के मेन बेनिफिट्स क्या क्या हैं। रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द रिसर्च। हम एक जगह पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं और एक जगह सैंपल की। सैंपल क्या है, छोटे पार्ट पे स्टडी करना, तो जिससे क्या होगी, हमारी रिसर्च की जितनी भी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा बहुत उसमें कॉस्ट कम हो जाएगी। लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इन सर्टेन केसेस दिस इज डिजायरेबल एज वेल। इसमें क्या होगा, सैंपल को सिलेक्ट करने पे, उस पर स्टडी करने पे जो भी हमारा टाइम है वो भी कम खर्च होगा। इन केस द पॉपुलेशन इज कंसिस्टेंट दिस बिकम्स इवन मोर डिजायरेबल। अगर हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, जिस तरह की स्टडी करनी है हमें उस तरह की पॉपुलेशन मिल रही है, तो उसमें से हम इजीली सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं और सैम्पलिंग इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें दे सकती है। In research, the population does not mean only human population all the times. Population is denoted by capital N and sample as small n. अब रिसर्च की बात करें तो पॉपुलेशन का सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन से हमेशा मतलब नहीं होता, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं हमारी पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन को डिनोट किससे करेंगे, हमारे कैपिटल एन से, और सैंपल को डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। The factors affecting inferences drawn from a sample are depend upon the following. जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, हमने सैंपल से मतलब लिए, तो किन चीज़ों पे वो डिपेंडेंट करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है सैंपल साइज। द लार्जर द सैंपल द मोर इज द एक्यूरेसी। अगर हम होल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मान लो पूरी कंट्री की बात करें, उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करके हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होता है, लार्ज सैंपल को चूज करना होता है, बहुत सारे एरिया पे रिसर्च को कंडक्ट करके देखना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आए हैं या नहीं आए हैं। इसलिए जितना ज़्यादा लार्जर सैंपल होगा उतने ही रिजल्ट्स हमारे क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। Second, variation in population. The greater the variation in population, the greater will be the uncertainty of outcome. जितना ज़्यादा हमारे population में variation होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे outcome में uncertainty देखने को मिलेगी। The higher the consistency in population, the more confident we are about the quality of outcome. और जितनी ज़्यादा population में consistency रहेगी उतने ही ज़्यादा हम confident होंगे अपने outcome की quality को लेकर। The higher the variation the population, the larger should be the sample size. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में वेरिएशन होगी उतना ही बड़ा सैंपल हमें क्या करना होगा, इसमें चूज करना होगा। अब हम बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स की, कि जो भी सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसके हमारे क्या क्या टाइप्स हैं। तो दो तरीके के हम सैम्पलिंग इसमें लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है। ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल इंडिपेंडेंट एंड नोन चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड। जब भी हम सैंपल की बात करते हैं, किस हिसाब से हम सैंपल को चूज करें। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी
भी पर्सन हमारा पॉपुलेशन में है उसके बिल्कुल इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होते हैं उस सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। मतलब हर किसी को मौका दिया जाता है उस सैंपल में सिलेक्ट करने के लिए ताकि उससे कुछ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। If there are 100 elements in a population, every element has 1/100 chances of being selected. ऐसा हम प्रोबेबिलिटी में कहते हैं कि जैसे 100 एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है तो हर एलिमेंट के इक्वल चांसेस है उसमें सिलेक्ट होने के लिए। Here, independence means that selection of one element is neither being affected by the selection of other elements, nor it will affect the other elements. यहाँ पे independence का मतलब क्या है कि अगर हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो दूसरे एलिमेंट से अफेक्ट नहीं होगा, ना ही दूसरे एलिमेंट्स को अफेक्ट करेगा। इसमें कुछ सिस्टम होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसको सैंपल को ड्रोन करने का। लाइक बेस्ट एग्जांपल है इसका लोटरी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, होल पॉपुलेशन की चिट्स जो जितने भी नाम है सबके नेम लिखे होंगे, चिट्स बनाई होगी, जैसे जैसे चिट्स आती रहेंगी वैसे वैसे सैंपल में वो ड्रोन होता जाएगा। तो यही क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कि हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है, एवरी एलिमेंट और मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एलिमेंट और जो भी मेंबर है पॉपुलेशन का उसके इक्वल चांस रहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए। सैम्पलिंग फ्रेम जैसे हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें होल पॉपुलेशन कवर होती है, तो सैम्पलिंग फ्रेम के अकॉर्डिंग होल पॉपुलेशन को इसमें कवर किया जाएगा और उसके बाद सैंपल क्या किया जाएगा, ड्रोन किया जाएगा। तो सेम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग चलिए देखते हैं कि क्या होता है। Systematic sampling is a type of probability sampling method in which sample members from a large population are selected according to a random starting point but with a fixed periodic interval. Systematic sampling हमारे probability sampling method का ही टाइप है जिसमें हम सैंपल कोई भी मेंबर्स हैं उनको लार्ज पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल रैंडम होगा कि हमने एक पर्टिकुलर सैंपल एक पर्टिकुलर मेंबर को चूज कर लिया, लेकिन उसके बाद में जिस भी मेंबर्स को चूज करेंगे वो एक फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या करना है, चूज करना है। दिस इंटरवल कॉल्ड द सैम्पलिंग इंटरवल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। ये इंटरवल जो भी हमने बात करी फिक्स पीरियोडिक इंटरवल की, इसको हम निकालते कैसे हैं, ये निकलता है बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। जितना भी पॉपुलेशन साइज है उसको डिजायर्ड सैंपल साइज से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में पता चल जाएगा कि हमें कितने का सैंपल ड्रोन करना है। सैंपल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द nth टर्म। जो भी सिस्टमैटिक सैंपल में सैंपल ड्रोन होगा वो nth टर्म के अकॉर्डिंग ड्रोन होगा। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि हमारे पास में 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 100 एलिमेंट से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें 20 का एलिमेंट क्या करना है, चूज करना है, 20 का सैंपल चूज करना है। अब ये है कि कितने कितने के डिफरेंस पे करें, कौन कौन से सैंपल्स को चूज करें, तो इसके लिए जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा 100 डिवाइड बाई 20 क्या हो जाएगा 5। दैट मीन्स 5 के गैप पे अगर हम सैंपल को चूज करेंगे तो हमारी 20 भी 20 का सैंपल है वो निकल कर आ जाएगा। लाइक फर्स्ट वाला हमने चूज किया रैंडमली 5, ठीक है। 5 के बाद हमने क्या किया 10, देन 15, देन 20। इस हिसाब से सिस्टमैटिकली तरीके से हमारे सैंपल यहाँ पे चूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू सिलेक्ट अ रैंडम ग्रुप ऑफ 1000 पीपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 यूजिंग systematic sampling, all the potential participants must be placed in a list and a starting point would be selected. अगर आपको 50,000 में से 1000 पीपल को चूज करना है तो सारी एक लिस्ट में सबके नेम आ जाएंगे और रैंडमली हम उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट के बाद में एवरी 50th पर्सन ऑन द लिस्ट विल बी चूजन एज अ पार्टिसिपेंट, लाइक 50,000 डिवाइड बाय 1000। तो क्या निकल के आया 50। तो उस लिस्ट में जो भी हर 50th पे जो भी पर्सन होगा उसको हम क्या करते जाएंगे, सैंपल में चूज करते जाएंगे। तो यही क्या होता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सैंपल को कलेक्ट करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हमारा यूज
तब होता है जब हमारी पॉपुलेशन कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। मतलब अलग अलग तरीके के क्या रहते हैं, इसमें लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करते हैं। इफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज टू बी ड्रॉन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस ग्रुप देन स्ट्रेटिफाइड टेक्निक इज अप्लाइड। जो भी हम पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं, जहां से सैंपल को चूज करना है, अगर वहां पे होमोजीनियस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तब हम स्ट्रेटिफाइड टेक्निक का यूज करेंगे। In this, the population is heterogeneous and divided into different strata. यहाँ पे क्या रहता है, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस रहती है और अलग अलग स्ट्रेटा में हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। The population within a stratum is homogeneous with respect to the characteristics under study. लेकिन हम जो भी स्ट्रेटा बनाएंगे, जो भी ग्रुप्स बनाएंगे, वो अपने आप में कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। लाइक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से हमने अलग अलग स्ट्रेटास ग्रुप्स को बना लिया। लाइक एक बनाया एज बिटवीन 10 to 15, एक बनाया 20 to 25, तो अपने आप में क्या होंगे, ये होमोजीनियस होंगे, दूसरे एज ग्रुप के उस ग्रुप में एंटर नहीं हो सकते। Population is divided into mutually exclusive groups such as age groups and random samples are drawn from each group. जो भी population है उसको mutually exclusive groups में हम divide करेंगे, like age group के बेसिस पे जैसे मैंने बताया, और उसमें से हम सैंपल्स को क्या करेंगे, ड्रॉन करेंगे। द पॉपुलेशन इज इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटम मे बी इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन। तो जो भी हमारा पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा, उसी हिसाब से हमें अपने सैंपल को भी क्या करना होगा, चूज करना होगा। लाइक पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जैसा भी निकल के आएगा, उसी हिसाब से हम अपने सैंपल के प्रोपोर्शन को भी ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के देखिए, फॉर एग्जांपल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 600 ऑफ दैम स्टडी ह्यूमैनिटीज एंड 400 स्टडी कॉमर्स। अगर 1000 स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कॉलेज में, तो ये डिनोट किसको कर रहा है, हमारा पॉपुलेशन को, जिसमें से 600 तो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं और 400 कॉमर्स पढ़ते हैं। अब हमें उन 1000 में से 100 का सैंपल चूज करना है, तो उसी प्रोपोर्शन में करेंगे जिस प्रोपोर्शन में हमारी पॉपुलेशन है। लाइक रेशियो क्या बनता है, 6:4 यानी 3:2। तो उसी रेशियो के हिसाब से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे, तो 60 स्टूडेंट्स कहाँ से लेंगे, ह्यूमैनिटीज से, और 40 स्टूडेंट्स कहाँ से लेंगे, कॉमर्स से। दैट इज इन द सेम रेशियो इन द ओवरऑल पॉपुलेशन। ओवरऑल पॉपुलेशन भी हमारा 3:2 में था, और सैंपल भी किस रेशियो में जाएगा, 3:2 में जाएगा। तो इस हिसाब से हम करते हैं अपना स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जब हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, तो हम कुछ स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, जो होमोजीनियसली तरीके से क्रिएट की जाती है, और उसके बाद हम अपना सैंपल को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब देखते हैं, द सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड इन सिचुएशंस व्हेन पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल एंड यूनिट्स आर आइडेंटिफिएबल। ठीक है, अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें, वो हम कब चूज करते हैं, जब हमारा पॉपुलेशन साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और यूनिट्स को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इफ द पॉपुलेशन इज लार्जर, द रिसर्चर कैन गो फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, लार्जर होगी, तो जो भी रिसर्चर है वो क्या यूज करेगा, क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करेगा। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड द रिसर्चर ड्रॉज अ सैंपल ऑफ द ग्रुप टू इंटरव्यू। यहाँ पे भी क्या होगा, पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद में रिसर्चर क्या करेगा, वहां से सैंपल को ड्रॉ करेगा। For example, in a national level surveys, at the first level, a few states may be selected. Within the states, a few districts may be selected, and then within each district's block may be selected, and then villages. It is termed as multi-stage cluster sampling. अब क्लस्टर है, क्लस्टर को चूज कैसे करें, क्लस्टर मतलब होता है ना एक तरह से चेन का बनते रहना। तो हमने क्या किया, होल पॉपुलेशन में से हमने कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पर्टिकुलर अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट कर लिया। उन स्टेट्स में से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में हम विलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हम क्लस्टर्स बनाते जाएंगे और उसमें से सैंपल्स को क्या करते रहेंगे, ड्रॉन करते रहेंगे और उन पर स्टडी करते रहेंगे। यही क्या होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको हम मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। जो भी हमने एग्जाम्पल लिया कि पर्टिकुलर पहले हमने स्टेट्स को चूज किया, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में विलेजेस को। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग।
ये था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे सबके इक्वल चांस रहते हैं सिलेक्ट होने के लिए। उसके हमने टाइप्स देखे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सब टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चंस भी कई बार आए हैं कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब हम शुरू करते हैं अपना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कि ये क्या होता है। In non-probability sampling, individuals are selected based on non-random criteria and not every individual has a chance of being included. Probability sampling में हर पर्सन का इक्वल चांस होता था, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हम क्राइटेरिया मतलब ऐसे सेट नहीं करते, अपने हिसाब से इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं और हर इंडिविजुअल के यहाँ पे चांस नहीं होते सैंपल में इंक्लूड होने के लिए। It is a non-structured sample and items are included in the study due to some convenience of the researcher, etc. ये क्या होता है? नॉन स्ट्रक्चर्ड सैंपल होता है। प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर्ड सैंपल था, वहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे क्या है, उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड करेंगे जो भी रिसर्चर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको ईजी पड़ेंगे। दिस सैम्पलिंग टेक्स लेस टाइम। इसमें क्या होता है, ये सैम्पलिंग में टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि सबके इक्वल चांस नहीं होते, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने सैंपल को चूज कर सकते हैं। एज ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी बायस्ड एंड एज हाई मार्जिन ऑफ एरर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन के हर मेंबर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता इसमें सिलेक्ट होने के लिए, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो बायस हो सकती है, क्योंकि जो रिसर्चर है अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको बेटर इजी लगता है वो उसी सैंपल को चूज करेगा और बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर इसमें देखने को मिलता है। मार्जिन ऑफ एरर मतलब इसमें स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं, एक सैम्पलिंग एरर होता है और एक नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं, उस हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कि हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। एक कन्वीनियंस सैंपल सिंपली इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। कन्वीनियंस सैंपल क्या होगा, जिसमें उन्हीं इंडिविजुअल्स को चूज किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा असेसिबल होगा किसके लिए, रिसर्चर के लिए। मतलब वो इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकता है, इजीली कुछ भी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकता है, तो वो उन्हीं इंडिविजुअल्स को अपने सैंपल में चूज करेगा। द रिसर्चर सिलेक्ट्स द ईजिएस्ट पॉपुलेशन मेंबर्स फ्रॉम विच टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्च सबसे ईजिएस्ट पॉपुलेशन मतलब उन मेंबर्स को चूज करेगा जहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो ये क्या हो गया हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग की, कि जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है। द रिसर्चर यूजेस हिज और judgment to select population members who are likely to provide accurate information। जजमेंट या फिर पर्पस, कि किस पर्पस के साथ में वो अपनी रिसर्च कर रहा है या क्या जजमेंट दे रहा है सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, वही हमारी जजमेंट सैम्पलिंग कराता है। जैसे रिसर्चर क्या करेगा, एक जजमेंट लेगा कि इन मेंबर्स से हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसीलिए उनको वो सैंपल में क्या करेगा, चूज करेगा। ये सिर्फ उसका एक जजमेंट है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो हमारा जजमेंट सैम्पलिंग है वो ज़्यादातर किस में यूज आता है, हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जिनको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा वही सैंपल में इंक्लूड होगा। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो उसी हिसाब से सैंपल लिया जाएगा। Here the researcher wants to gain detailed knowledge about a specific phenomena rather than make statistical inferences। जजमेंट और पर्पसिव में क्या है, किसी पर्पस के साथ में वो रिसर्च कर रहा है, पर्पस के साथ में वो सैंपल चूज कर रहा है जिससे उसको क्या मिल सके, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके, ना कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। मतलब ऐसे नहीं कि हम कोई भी जज कर रहे हैं या फिर कोई इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए, नहीं, हम पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसीलिए हम इस सैम्पलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कोटा सैम्पलिंग की। Quota sampling is defined as a non-probability sampling method in which researchers create a sample involving individuals that represents a population। ये भी एक तरह से हमारी क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड की तरह ही है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जहाँ पे रिसर्चर एक सैंपल को क्रिएट करता है कुछ इंडिविजुअल्स के साथ में जो होल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिसर्चर्स चूज दीज इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स और क्वालिटीज। कोटा सैम्पलिंग एक तरह से कहते हैं ना कि कोटा है इस चीज
चीज़ का, मतलब उनकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को और ट्रेड्स को देखकर ही वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को चूज़ करते हैं। लाइक जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उनका एक अलग कोटा सेट कर दिया, उनसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरह से हमारी कोटा सैम्पलिंग वर्क करता है। They decide and create quotas so that the market research sample can be useful in collecting data. These samples can be generalized to the entire population. वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और कोटा को क्रिएट करते हैं, जिससे जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ईजी हो और वो अच्छे से उसको कलेक्ट कर पाए। जो भी ये सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे वो जनरलाइज होंगे किससे, एंटायर पॉपुलेशन से। The sample is selected from a location convenient to the researcher. कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा कि वो कोटा इसी हिसाब से सिलेक्ट करेगा जो बिल्कुल रिसर्चर के लिए क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग की। In this kind of sampling, the information may be selected from few individuals and they may identify other people for the purpose of gathering information. ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करें तो स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नेटवर्क की तरह काम करता है। अभी लास्ट दिसंबर 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या फॉर्म करता है, तो वो नेटवर्क फॉर्म करता है। इस सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम फ्यू इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है हम इनको इंफॉर्मेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, आगे जो भी इंडिविजुअल्स को वो जानते हैं वो इनको इंफॉर्मेशन पास आउट कर देंगे और ऐसा ही प्रोसीजर क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। इट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ सैंपल एलिमेंट्स। ये क्या है, सैंपल एलिमेंट्स का नेटवर्क क्रिएट करता है। जैसे एक चेन बनाता है कि मैंने पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को इंफॉर्मेशन दी, उसने आगे 2 या 3 लोगों को पास आउट कर दी और उन 2 या 3 लोगों ने आगे और लोगों को इन्फॉर्मेशन पास आउट कर दी। यही हमारा मेन क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग का काम होता है। इसमें एक जने से इन्फॉर्मेशन पास आउट करते करते बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है। कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली और दूसरे पीपल को ही ऐसे आइडेंटिफाई करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, गैदर कर लिया। तो एक चेन की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में क्या करता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन की। सैंपल डिजाइन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स हमने देख लिए। डिजाइनिंग द सैंपल कॉल्स फॉर 3 डिसीजन। जब भी हम सैंपल को डिजाइन करते हैं तो उसमें 3 डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट, सैंपल इटसेल्फ, who will be surveyed, it further depends upon what type of information is required। कि हमें किस तरह का सैंपल चूज करना है, मतलब किसको सर्वे करना है, ये भी हमारा किस पे डिपेंड होगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उसी हिसाब से हम अपने सैंपल को लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल साइज की। हाउ मैनी पीपल शुड आइडियली बी सर्वेड, लार्ज सैंपल्स आर लाइकली टू गिव मोर रिलायबल रिजल्ट्स देन स्मॉल सैंपल्स। ठीक है, कि कितने पर्सन, मतलब कितने लोगों को सच में सर्वे करना है, मतलब इतने लोग तो हमारे सैंपल में होने ही चाहिए। हमारे सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, जैसे हमने पहले देखा था कि जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल होगा उतने ही रिलायबल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ना। स्मॉल सैंपल्स में हम एक्यूरेटली तरीके से उसको नहीं देख पाएंगे, वो रिजल्ट्स एक्यूरेटली नहीं दे पाएंगे। तो जितने ज़्यादा लार्जर सैंपल्स उतने ही ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पलिंग की। हाउ शुड द सैंपल बी चूजन, सैम्पलिंग कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग आइदर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। हमें सैंपल को चूज करना कैसे है, उसके लिए हमने जो मेथड्स पढ़े, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके आधार पर अपने सैंपल को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो 3 डिसीजंस लिए, सैंपल इटसेल्फ कि किस को सर्वे करना है, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सैंपल साइज, सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, मतलब लार्ज सैंपल लेना है या फिर स्मॉल सैंपल लेना है। और थर्ड, सैम्पलिंग क्या मेथड चूज करना है अपने सैंपल के लिए। तो इस तरह से हम अपने सैंपल डिजाइन को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, द सैंपल साइज फॉर एनी रिसर्च डिपेंड्स अपॉन 4 P's। अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो ये 4 P's पे क्या होता है, डिपेंड होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज पर्पस, द रिक्वायर्ड प्रिसीजन ऑफ द स्टडी, कि हमारा जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, किस पर्पस के साथ में हम स्टडी कर रहे हैं।
पॉपुलेशन, द साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, कि हमारी पॉपुलेशन का साइज और नेचर कैसा है। देखो साइज के अकॉर्डिंग बात करी थी, अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो उस हिसाब से हम सैंपल को चूज करेंगे। मान लो पॉपुलेशन का नेचर यानी कंसिस्टेंट है या वेरिएशन है तो हम लार्ज सैंपल लेंगे, कंसिस्टेंट है तो हम स्मॉल सैंपल ले सकते हैं। प्रोसीजर, द टाइम, बजट एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, कि हमारे पास में कितना टाइम है, कितना बजट है और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम सैंपल के साइज को लेंगे। पब्लिशिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आगे किस हिसाब से वो पब्लिश होगा। तो ये 4 P's हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सैंपल के साइज को सिलेक्ट करते हैं। The more heterogeneous or diverse the population is, the bigger should be the sample size. इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन है और पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो उतना ही बड़ा हम सैंपल लेंगे, लार्ज सैंपल लेंगे, ताकि हमारे रिजल्ट्स क्या आ सके, एक्यूरेट आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने देखा कि हमारे सैम्पल्स के क्या क्या टाइप हैं और किस हिसाब से हम अपने सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने अपना और सिलेक्टिंग सैम्पल्स देखा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।